नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहां पर अक्षय वर्मा ने उस केमिकल को वहां पर बेसमेंट में जाकर रिलीज कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो वहां पर अब एनी और जॉन को देखता है तो वो सोचता है कि इन दोनों की कैसी मौत आई है। ये वहीं पर ही जा रहे हैं जहां पर मैं भी एक केमिकल रिलीज कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं था कि ये दोनों इंसान ना होकर एक रोबोट है। इधर दूसरी तरफ अनिका भी वहां पर रघुवीर शेखावत के पास उसे मारने के लिए आ गई थी, क्योंकि जब वो यहाँ पर 6th फ्लोर पर पहुंचती है और वहां पर उसके फ्लैट का दरवाजा रिंग बजाती है, तब वो जल्दी से आकर दरवाजा खोलता है इसी उम्मीद के साथ कि शायद यहाँ पर अक्षय वर्मा आया होगा। लेकिन अक्षय वर्मा की जगह वो वहां पर दुश्मनों की टीम के आदमी को देखकर अब वो जल्दी से दरवाजा बंद करने लगता है। उससे पहले ही अनिका उसे एक जोर की लात मारती है। वो वहां पर बड़ी ही आसानी से एक बार तो अपना इम्बैलेंस खोता है, लेकिन फिर से अपने आप को बैलेंस करता हुआ वो अब अनिका के साथ फाइट करने लग जाता है। इधर जैसे जैसे ये केमिकल अब एयर के कॉन्ट्रैक्ट में आने लगा था तो वहीं पर अब सभी का ही बैंड एकदम से ही सिग्नल देने लग जाता है, और उस सिग्नल से सभी अब समझ गए थे कि अब बारी है स्टेज पर जो फूल डेकोरेट के लिए लगे हुए थे उन्हें अब जोर से हिलाने की, ताकि जितनी जल्दी हो सके जो एंटीडोट अनिका ने इन फूलों पर स्प्रे किया था अब वो और भी जल्दी से हवा में घुल जाए। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से अक्षय वर्मा ने अपना काम पूरा कर दिया था, लेकिन जैसे ही अभी इन अनिका की टीम के सभी लोगों के बैंड जब उस केमिकल को डिटेक्ट कर लेते हैं तब वो जोर जोर से आवाज करने लग जाते हैं। उनकी लाइटिंग बल्ब जलने लग जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। अनिका ने यहाँ पर इस एंटीडोट के लिए पहले से ही तैयारी की हुई थी, क्योंकि वहाँ पर स्टेज पर जितने भी फूलों से डेकोरेशन का काम किया गया था उन सभी में ही अनिका ने एंटीडोट को डाला हुआ था। अब जैसे ही यहाँ पर सभी लोगों ने उन फूलों को झाड़ना शुरू किया तो वो एंटीडोट अब हवा में घुल गया, ताकि वो सभी अब इस केमिकल अटैक से बच सकें। जल्दी से सभी अब उन फूलों को अपने हाथ में ले लेते हैं और अब उसे जोर से हिलाने लगते हैं, और फिर वो उन्हें जोर जोर से हिलाते हैं और तेजी से ये एंटीडोट अब हवा में फैलने लग जाता है। अनिका ने सारे ही एंटीडोट को कहाँ रखा है और किस फॉर्म में उसने पहले ही निखिल और भूमिका को बता दिया था, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जब वो यहाँ पर अगर अनिका मौजूद ना रहे तो वो लोग इस केमिकल अटैक का जवाब अच्छी तरह से दे सकते थे। क्योंकि अनिका को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि ये लोग जरूर केमिकल का भी कोई ना कोई तो स्प्रेड जरूरी ही करेंगे, इसलिए अनिका ने हर एक जगह काफी अच्छे से प्लानिंग की हुई थी। वहां एक तरफ से अक्षय वर्मा एक एक करके केमिकल को रिलीज करता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक बेड के सिग्नल की मदद से निखिल और भूमिका अनिका के बनाए हुए उस एंटीडोट को फैलाते हुए जा रहे थे। अपनी हर केमिकल अटैक को बर्बाद होता हुआ देखकर तो अब उसने अपने दोनों ही आंखें एकदम से ही बंद कर ली थी, क्योंकि अब अक्षय वर्मा को अपने ऊपर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वो अब उस केमिकल को रिलीज करने वाला था जिसे उस बूढ़े ने शीला को दिया था, क्योंकि अब बहुत हो चुका था। वो हर बार अपने हर प्लान को ऐसे फेल होता हुआ नहीं देख पा रहा था। अब फाइनली उसने उस बूढ़े के केमिकल को रिलीज करने के बारे में सोचा, जिससे वो ब्लैक कैट को काबू में करने के लिए अक्षय वर्मा ने रखा हुआ था। जैसे ही वो अब उस केमिकल को रिलीज करता है तो वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आने लगा तो वहां बाहर उनका बैंड, अब सभी का बैंड ही अब फिर से ये अलार्म दे रहा था, लेकिन उन सभी ने सारे ही एंटीडोट को अब तक यूज कर लिया था, क्योंकि पहले यहाँ पर अक्षय वर्मा ने उनके खुद के बनाए हुए केमिकल को रिलीज किया था, जिससे बचने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अनिका की पूरी टीम ने अब तक
तक उस एंटीडोट को यूज कर लिया था जो अनिका ने बनाया था। लेकिन यहाँ पर अक्षय वर्मा के पास एक और खतरनाक एंटीडोट था जो उन बूढ़ों ने शीला के द्वारा उसके पास भेजा था ताकि वो ब्लैक कैट को अपने काबू में कर पाए। लेकिन अब क्योंकि अक्षय के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब उसने इसे केमिकल को यूज किया। लेकिन अब अनिका की टीम के पास इसका एंटीडोट नहीं था। लेकिन अब वो उसका सामना अब कैसे करेंगे? अब सभी के ही चेहरे पर ये हैरानी जरूर थी। सब अभी यही सोच रहे थे कि इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा था कि मेरे ख्याल से अब हमें इस सूट के बटन को प्रेस करना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास लास्ट ऑप्शन वही था जो यहाँ पर अनिका ने उन्हें वो सूट दिए थे, वरना अब हम इस तरह से तो सांस भी नहीं ले पाएंगे। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब सभी ने ही अपने सूट के बटन को प्रेस कर दिया और अब उस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की हेल्प से अब वो सभी के सभी सांस ले रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रघुवीर शेखावत से फाइट कर रही अनिका की नाक में भी अब उस केमिकल की महक आई, तो वो भी अब तुरंत समझ गई थी कि उसने अपने फेस को प्रॉपर कवर किया और उसने भी अब अपने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के बटन को प्रेस कर दिया था, क्योंकि अनिका समझ गई थी कि अब ये यहाँ पर केमिकल कहीं उसी के ऊपर भारी ना पड़ जाए। इसलिए अनिका ने उससे प्रोटेक्शन अपनी पहले ही कर ली थी और फिर उसने अब रघुवीर शेखावत के साथ फाइटिंग शुरू कर दी थी। तो वहीं रघुवीर शेखावत भी अब उसे काफी अच्छी तरह से टक्कर दे रहा था। अनिका के दिमाग में यही था कि अब वो क्या करेगी, आखिर कैसे वो इस केमिकल अटैक का जवाब ढूंढे। वो भी कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसने अब एक जोर का पंच रघुवीर शेखावत के सिर पर एक जोर से मार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से अब एक केमिकल स्मोक रिलीज होने लगा था और कुछ ही देर में वो पूरा का पूरा कॉलेज जब वहां पर धुआं हो गया था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वहां अक्षय वर्मा की आंखों में भी अब धुआं चला गया था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वहीं अब तक एनी और जॉन दोनों ने ही अभी बेसमेंट के रूम में अनिका के दिए हुए अब उस काम को पूरा कर दिया था। तो वहां पर जितनी भी लड़कियां उस रूम में कैद थी, उन्होंने वहां से अब एनी और जॉन ने उन सभी को वहां पर उन कैद लड़कियों को छुड़वा लिया था। लेकिन इतना धुआं होने की वजह से उन्हें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ अनिका के लगातार वार से अब रघुवीर शेखावत थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि अभी वो थोड़ा थोड़ा थकने लग गया था। लेकिन अनिका भी अपनी उतनी ही ताकत के ऊपर उसके ऊपर लगातार वार किए जा रही थी। फाइनली अब अनिका के लिए वो घड़ी आ गई थी जब रघुवीर शेखावत यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रहा था और अब वो लगातार उसके सिर पर अब अनिका वार करती जा रही थी। अब तक अनिका के वार को बर्दाश्त कर पाना अब रघुवीर शेखावत के लिए भी काफी ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब वो इतनी देर से फाइट करते करते अब थक चुका था। यहाँ अनिका ने भी अभी रघुवीर शेखावत के सीने पर अब एक लात मारी, जिससे वो सीधा ही जमीन पर जाकर गिर गया और अब वो अनिका से माफी मांगने लगा। वो अनिका के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए वो कह रहा था, देखो मुझे जान से मत मारो प्लीज। रघुवीर शेखावत की ये बात सुनकर अब अनिका उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे मारती ही जा रही थी, क्योंकि अनिका आज उसे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। अनिका ने कर्नाटक आइलैंड में भी उसकी फाइटिंग अच्छी तरह से देखी थी और वो यहाँ पर दुश्मनों की तरफ से लड़ रहा था। तो अब तो अनिका शायद उसे छोड़ने वाली थी भी नहीं, चाहे वो अब कितनी ही बुरी तरह से क्यों न गिड़गिड़ाए। अनिका अब उसे तब तक मारती रहती है जब तक कि उसने उसकी सांसें ना छीन ली, क्योंकि अनिका आज अपना मन पूरी तरह से बना कर आई थी कि उसके दुश्मनों में चाहे उसकी जान पहचान का कोई भी क्यों न हो, वो अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। जब अनिका को यकीन हो गया कि वो अब पूरी तरह से मर चुका है, अब उसकी सांसें पूरी तरह से रुक चुकी हैं, तब उसने अब अपना अटैक रोक दिया था। और अब उसने एक बार अपना अटैक रोकने के बाद अब उसने फिर से जोरदार अब उसे एक लात मारते हुए अनिका अब उस रूम से बाहर निकल कर चली जाती है। अपनी आंखों से अपने मिशन को फ्लॉप होता हुआ देखकर इधर अक्षय वर्मा को इस वक्त अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने जैसे भी प्लान बनाया था वो सब अब यहाँ पर फेल होता हुआ जा रहा था। जबकि अभी तक अक्षय वर्मा को ये भी पता नहीं चला था कि उसका दोस्त रघुवीर शेखावत अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसे सबसे बड़ा झटका तो तब लगने वाला था जब वो रघुवीर शेखावत को वहां पर मरा हुआ देखता।
अब एक तरफ उसे जहाँ गुस्सा आ रहा था और वो अब उस रूम के सीक्रेट दरवाजे से सीधा ही अब कॉलेज से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है, क्योंकि अब उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुका तो शायद अब यहाँ पर उसकी भी मौत निश्चित थी। इसलिए उसने अब यहाँ से भागने का ही सोचा। वहाँ अब तक कॉलेज का मिशन अनिका और उसकी टीम ने पूरा कर दिया था और इस मिशन में यहाँ पर अनिका और उसकी पूरी की पूरी टीम की जीत हुई थी, क्योंकि यहाँ पर अक्षय वर्मा और रघुवीर शेखावत के सारे प्लान यहाँ पर पूरी तरह से धरे के धरे रह गए। कॉलेज का ये मिशन अनिका की जीत और रघुवीर शेखावत की मौत से पूरा हो गया था। वहीं अब तक करण गुलेरिया बच्चों के साथ अब तक अपने पैलेस में वहां पर आ गए थे और अब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अब वो सीधा ही पैलेस के अंदर जाने लगते हैं। तो वहीं आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया के चेहरे भी अभी मुरझाए हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जो सच अभी वहां पर राजमहल में उनके सामने आया था वो सच था या झूठ था। वो भी इस बात पर क्या रिएक्शन देंगे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहां गाड़ी में अभी तीनों बच्चे भी हैरानी में थे, क्योंकि रास्ते भर सभी वहां पर खामोश थे। बच्चों ने भी कोशिश की थी कि शायद वो अपने नाना को मना पाएंगे, लेकिन बच्चों की सारी कोशिश पूरे रास्ते खराब रही, क्योंकि करण गुलेरिया ने वहां पर किसी से बात की ही नहीं थी। इसलिए गाड़ी में जब बच्चों ने भी देखा कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा तो बच्चे भी चुपचाप बैठ गए थे। अब तक गाड़ी में से सभी बाहर आ जाते हैं। मयूर गुलेरिया अब कहता है, आकाश तुम बच्चों को अंदर लेकर जाओ, मैं गाड़ी बेसमेंट में लगा कर आता हूँ। मयूर की बात को सुनकर अब आकाश भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो बच्चों को लेकर पहले इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि करण गुलेरिया तो पहले ही गुस्से में अंदर आ गए थे। जैसे ही बच्चे अब अंदर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके नानू तो उन्हें गुस्से में अब अंदर बैठे हुए देख ही रहे थे, क्योंकि करण गुलेरिया यहाँ पर गुस्से में अंदर तो आ गए थे, लेकिन अभी तक वो अपने कमरे में नहीं गए थे, क्योंकि वो सबसे पहले बच्चों से इसके बारे में बात करना चाहते थे। करण गुलेरिया अब बच्चों से कहते हैं कि तुम सब वहां पर कैसे पहुंचे और मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लोग भी वहां पर जाना चाहते हो या तुम लोग वहां पर जा रहे हो। करण गुलेरिया का गुस्सा अब यहाँ पर काफी जोरदार था, क्योंकि करण गुलेरिया ने अपनी बात को काफी जोर देकर कहा था। अपने नानू के इस गुस्से को देखकर और उनकी ये बात सुनकर अब रिया एक क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, नानू आप हमसे अपसेट हो, आई नो आप हमसे बहुत ही नाराज भी हो। और वो अब करण गुलेरिया के पास जाकर अब उसके हाथ को पकड़कर कहती है, नानू मैं तो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करना चाहती थी और आपकी भी, बस इसीलिए। रिया की अब इतनी ये क्यूट सी बात सुनकर तो करण को अब एकदम से ही स्वाति की याद आ गई थी, क्योंकि उसे अब एकदम से ऐसी झलक रिया के अंदर एकदम से ही उसे स्वाति की झलक दिखाई दी। जब कॉलेज के दिनों में करण जब भी स्वाति से नाराज होता था तो स्वाति भी उसे ऐसे ही उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसे ही मना लेती थी। करण गुलेरिया अब रिया का ये रिएक्शन देखकर अभी उसका गुस्सा थोड़ा सा हल्का होता जा रहा था। करण गुलेरिया अब रिया के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि आप तीनों अभी बच्चे हो, अगर आपको सच में कुछ भी हो जाता तो मैं आपकी मम्मा को क्या ही जवाब देता। तुम्हें भी तो सोचना चाहिए ना कि अगर सच में, क्योंकि तुम बच्चे हो वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने सब कुछ संभाल लिया और सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन बच्चों अगर सोचो अगर कुछ भी ऐसा हो जाता जो तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था, या फिर जो भी दुश्मन हमारे साथ फाइट कर रहे थे अगर तुम उनके हाथ लग जाते तो क्या तुमने सोचा है कि वो लोग तुम्हारा क्या हाल करते। और अगर सच में ऐसा कुछ हो जा तो फिर तुम ही सोचो कि मैं तुम्हारी मम्मा को क्या जवाब देता कि मैं बच्चों को संभाल नहीं पाया। अपने नानू की ये बात सुनकर तो अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अब दौड़कर रिया के पास आ जाते हैं और फिर वो तीनों ही बच्चे अब एक दूसरे को देखते हैं। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखने के साथ अब वो एक साथ ही अपने नानू को एक जोर का हक कर ले हैं, क्योंकि उन्होंने आंखों में इशारों से ये प्लान बना लिया था अपने नानू को कूल डाउन करने का। और अब वो करण गुलेरिया को एक जोर का हक करते हुए उसे सॉरी नानू कहते हैं। बच्चों को ऐसे देखकर तो अब आकाश गुलेरिया के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि करण गुलेरिया का गुस्से को आकाश अच्छी तरह से जानता था, इसलिए आकाश को भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बच्चों ने जब करण गुलेरिया को ऐसे मना लिया तो आकाश भी अब अपने चेहरे पर स्माइल लाने से रोक नहीं पाया। लेकिन तभी उसके दिमाग में अब करण गुलेरिया की फिर से वही बात आई। आकाश ने अब करण गुलेरिया से कहा,
पापा मैं आता हूँ। आकाश की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। वहाँ आकाश अब सीधा ही एलिवेटर से 3rd फ्लोर की तरफ जाने लगता है। अब तक मयूर भी गाड़ी को पार्क करने के बाद अब वो पैलेस में आ जाता है। तो वो वहाँ पर जब पैलेस के अंदर आता है तो वो देखता है उसके करण अंकल अभी तीनों बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले जो करण अंकल उसे बड़े ही गुस्से में दिखाई दे रहे थे वो भी यहाँ पर बच्चों के साथ काफी अच्छी तरह से हंस खेल रहे थे। अब उन्हें ऐसे देखकर तो अब मयूर के चेहरे पर भी समाइल आ जाती है, क्योंकि मयूर को भी करण गुलेरिया के गुस्से से बड़ा ही डर लग रहा था कि पता नहीं कौन सा तूफान आएगा। वहाँ रिया अब अपने नानू के साथ तरह तरह की बातें कर रही थी, तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अभी उनकी बातों को बड़े ही अच्छे से सुन रहे थे। इधर दूसरी तरफ अब तक आकाश भी 3rd फ्लोर पर आ गया था और वो अब खुद ब खुद उसके कदम अब अंजलि मामी के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो अंजलि मामी के रूम के सामने पहुंचता है तो उसने अब उस रूम का दरवाजा नॉक करना शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने अंजलि मामी को देखकर अब आकाश ने कहा कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अभी और इसी वक्त। आकाश की ये बात सुनकर एक पल के लिए तो अंजलि मामी हैरान होती है कि आखिर आकाश को उससे क्या ही बात करनी है, लेकिन आकाश की इस रिक्वेस्ट को सुनकर अब अंजलि मामी भी कहती है हाँ ठीक है अंदर आ जाओ। ये सुनते ही अब आकाश गुलेरिया रूम के अंदर आ जाता है और फिर अब वो अंजलि मामी से कहता है कि आप अपने रूम का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। आकाश की ये बात सुनकर अंजलि मामी कुछ पल के लिए हैरान होती है कि आखिर आकाश को आज ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्योंकि आज उसे आकाश का नेचर कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। हालांकि आकाश ने कितनी ही बार अंजलि मामी से अपने बारे में बातें करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी हिम्मत करने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो ये बातें कर ही नहीं पाता था। लेकिन आज आकाश का बिहेव ऐसा देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो अपने मन की शायद सारी ही बातें निकाल देगा। आकाश की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी भी अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती है और फिर अब वो आकाश से कहती है हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात है, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो। अंजलि मामी की अब ये बात सुनकर अब आकाश कहता है आप अपने बेटे को सिर्फ क्यों ढूंढ रही हैं। आकाश की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी हैरानी से उसे देखते हुए कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अपने बेटे को ही सिर्फ क्यों ढूंढ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे पता है कि आपका बेटा कहाँ है और अगर मैंने आपको बता दिया कि आपका बेटा कहाँ है तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर आप क्या करेंगी। आकाश की ये बात सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा कहती हैं क्या तुम सच कह रहे हो, बताओ ना आकाश कहाँ है मेरा बेटा। अंजलि मल्होत्रा बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ अब आकाश से ये बात पूछती है, क्योंकि जैसे ही आकाश ने उससे कहा कि मैं अगर आपके बेटे के बारे में बता दूं तो आप क्या करोगी, तो इससे अंजलि मल्होत्रा अनुमान लगा लेती है कि शायद आकाश को उसके बेटे के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर ही पता है। इसलिए अब अंजलि मल्होत्रा काफी ही एक्साइटेड हो जाती है कि बस उसे अभी के अभी उसके बेटे के बारे में पता चल जाए। अंजलि मामी अब यहाँ पर इतनी उतावली हो गई थी अपने बेटे के बारे में जानने के लिए कि वो अब अपने दोनों आकाश के दोनों ही हाथों को अब अपने दोनों हाथों में पकड़कर कहती है प्लीज प्लीज बेटा मुझे बता दो, अगर तुम जानते हो कि मेरा बेटा कहाँ है तो प्लीज प्लीज भगवान की कसम मुझे बता दो। ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है कि आपको कुछ बताने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप पहले मुझे ये बताइए कि क्या 30 साल पहले आपने सिर्फ बेटे को ही जन्म दिया था। आकाश का ये सवाल अंजलि मल्होत्रा के लिए बड़ा ही मुश्किल था। आकाश के इस सवाल पर अब अंजलि मल्होत्रा हैरान होते हुए अब आकाश के सवाल का जवाब देती हैं हाँ मैंने बेटे को जन्म दिया था 30 साल पहले। अंजलि मामी के इस सवाल पर अब आकाश अपने मन में अभी यही सोचता है मुझे बायकॉट कर दिया और आलिशा का क्या, अरे वो तो इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब आकाश अपने मन में ही यही सोचता है कि इन्हें बस अभी भी ये तो बस अभी भी यही कह रही है कि इन्होंने बस बेटे को जन्म दिया है और आलिशा के बारे में तो ये सोच भी नहीं रही, क्योंकि ये यहाँ बस अपने बेटे को ढूंढने के लिए आए हैं। और उस बेटी का क्या, जिस बेटी को इन्होंने जन्म दिया है
वो तो इनके लिए इस दुनिया में ही नहीं है। शायद ये मेरा और आलिशा दोनों का ही सच में जानना डिजर्व ही नहीं करती है। अंजलि मल्होत्रा के जवाब से ही अब आकाश ने अपना एक परसेप्शन अंजलि मल्होत्रा के बारे में बना लिया था कि शायद ये यहाँ पर मुझे तो बाइकआउट कर ही चुकी थी। अब वो यही सोचता है कि अभी इसे अपने बच्चों के बारे में पता करने का कोई हक ही नहीं है। लेकिन अभी आकाश अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अब आकाश फिर से उनसे कहता है कि ठीक है, लेकिन आपके बेटे का पिता कौन है? ये भी तो हो सकता है कि आपका बेटा अपने पापा के साथ हो और वो वहां पर उनके साथ काफी खुश हो। और अब आकाश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहता है और ये भी तो हो सकता है कि आपके बेटे को ये बात पता हो कि अब आपका भी खुद का एक परिवार है, इसलिए ही वो अब आपको इसलिए वो खुद ही आपकी जिंदगी में अब नहीं आना चाहता हो। मेरे ख्याल से अब आपको अपनी फैमिली के पास वापस से दिल्ली चले जाना चाहिए। आकाश ने अभी यहाँ पर अपनी बात कह दी थी। अब ये कहते हुए ही आकाश अब उस रूम का दरवाजा खोलकर अब बाहर निकल जाता है। तो वहीं आकाश की ये सारी ही बातें सुनकर तो अब अंजलि मामी वहीं जमीन पर ही गिर जाती है। उसे तो समझ में ही नहीं आता कि अभी आकाश उससे क्या कुछ बोलकर चला गया था और उनकी आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगते हैं और उसके मुंह से अभी यही ही निकलता है कि कहीं राजीव गुलेरिया ने मेरे बेटे को तो मुझसे दूर नहीं किया, क्योंकि आकाश की इन बातों को सुनकर अब उसे राजीव गुलेरिया पे ही शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आकाश की वो बात अभी उसके दिमाग में ही घूमने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बेटा अपने पापा के पास ही हो और इसीलिए वो आपके पास नहीं आना चाहता हो, या और उसको पता हो कि आपकी फैमिली है तो इसका भी एक रीजन ये हो सकता है कि वो इसीलिए भी आपके पास नहीं आना चाहता हो। अंजलि मल्होत्रा अब अपने आंसुओं को पोंछते हुए ही अब वो अपने फोन को उठाकर अब राजीव गुलेरिया का नंबर फिर से डायल कर देती है। कुछ देर तक लगातार रिंग होने के बाद कोई भी जवाब नहीं आता तो वहीं दूसरी तरफ अब तक राजीव गुलेरिया और महेंद्र दोनों ही अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया के पैलेस में पहुंच जाते हैं। पैलेस में पहुंचने के बाद अब राजीव गुलेरिया महेंद्र से कहता है कि ऐसा करो, तुम पहले सेकंड फ्लोर पर जाओ, वहां पर सेकंड फ्लोर पर कुछ डॉक्टर हैं, वो तुम वहां पर जाकर पहले उन डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ, क्योंकि तुम्हें चोटें बहुत ज्यादा ही आई हुई हैं। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब महेंद्र भी अपने हाथ को अपनी कमर पर रखते हुए वो लंगड़ाते हुए अब उस तरफ जाने लगता है। यहाँ इधर राजीव गुलेरिया के दिमाग में अभी भी बहुत सारे ही सवाल घूम रहे थे, क्योंकि जब से उसे कविना आलिशा के सच के बारे में पता था तब से तो अब खुद राजीव गुलेरिया का दिमाग भी पूरी तरह से हिला हुआ था। राजीव गुलेरिया को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। वो ये सब समझने की कोशिश कर रहा था, सारे ही पॉइंट्स को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा था। राजीव गुलेरिया को अब तक तो यही पता था कि दमयंती ने उस समय पर ट्विंस को जन्म दिया था, क्योंकि उस समय उसने उस हॉस्पिटल के कैमरे में खुद ही राजीव ने देखा था कि आखिर किस तरह से दमयंती की मां रुद्रमा देवी 2 बच्चों को लेकर दमयंती के वार्ड से बाहर निकलकर आ रही थी। लेकिन असली सच क्या है वो तो शायद राजीव गुलेरिया भी नहीं जानता था, क्योंकि रुद्रमा देवी को उसके दमयंती के वार्ड से निकलता हुआ देखकर खुद राजीव ने भी यही सोचा था कि शायद दमयंती ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, दमयंती ने ही ट्विंस को जन्म दिया है। अब वो यही सोचता है, लेकिन अगर अंजलि ने ट्विंस को जन्म दिया था तो उसने ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई, क्योंकि अंजलि ने तो मुझे सिर्फ इतना ही कहा है कि उसका बेटा उसे ढूंढ कर वापिस दे दो। उसने अब तक मुझसे दूसरे बच्चे की बात क्यों छिपाई हुई है। अगर अंजलि ने ट्विंस को जन्म भी दिया था तो ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि उसने अपनी उस बेटी को बड़ी रानी को राजमहल में उसने उन्हें बड़ी रानी को दे दिया। आखिर अंजलि को बड़ी रानी को राजमहल में अपनी बेटी देने की कौन सी जरूरत आ गई थी। और अब जाके मुझे समझ में आया कि आखिर अंजलि का वहां पर राजमहल से क्या रिश्ता है, क्योंकि अंजलि ने तो खुद अपनी बेटी को वहां पर दिया हुआ है, इसलिए शायद अंजलि मुझे वहां पर राजमहल में दिखाई दी थी। राजीव गुलेरिया अभी यही सोचता है, फिर उसे ध्यान आता है कि आज जो उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ, क्योंकि जब वो उस फाइटर से लड़ने के लिए आया था तो अब उस फाइटर ने भी तो कहा था मुझसे कि क्या मैं वही आरजे हूँ जो कि अंजलि मल्होत्रा का फ्रेंड था। इसका मतलब कि अगर वो फाइटर सब कुछ जानती है तो आलिशा भी सब कुछ जानती ही होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी मुझे ढूंढ रही है। क्या मुझे उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए या नहीं।
अरे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। अगर उसे सच में ये पता है कि मैं उसका पिता हूँ तो वो पता नहीं अब तक मेरे बारे में क्या ही सोच रही होगी। अब समझ में आया मुझे कि जो फाइटर उस बिल्डिंग में अंजलि को बचाने के लिए आई थी, हो ना हो उसे उस आलिशा ने ही भेजा होगा, क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है कि ये फाइटर वो उस समय वही फाइटर थी जो अंजलि मल्होत्रा को बचा कर लेके गई थी, और अंजलि मल्होत्रा को बचाने वाली कभी आलिशा ही होगी। जरूर आलिशा ने ही उस फाइटर को वहां पर अंजलि को बचाने के लिए भेजा होगा। एक तो मेरा दिमाग सोच कर ही फटा जा रहा है कि अंजलि ने मुझसे आलिशा का सच क्यों छुपाया। अरे वो बस अब तक अपने बेटे का ही राग मेरे सामने गाती रही, लेकिन उसने अपनी बेटी के बारे में तो कुछ भी बताया ही नहीं। लेकिन हाँ, वो करण जानता है। मेरे अंदर उठ रहे सारे ही सवालों का जवाब या तो अब वो करण ही दे सकता है या फिर दमयंती देवी दे सकती है, लेकिन दमयंती देवी तो अब इस कंडीशन में है ही नहीं। तो करण से अब मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मेरे किसी भी सवालों का जवाब देगा। और अब दमयंती से अगर मैं अपने सवालों के जवाब पूछूं तो वो अभी इस हालत में नहीं है, वो मुझे कुछ बता ही नहीं सकती। अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजीव गुलेरिया भी यही सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर अब सामने से आ रहे अक्षय वर्मा पर जाती है। अब अक्षय वर्मा को इस हालत में देखकर अब वो उससे पूछता है, क्या अपडेट है कॉलेज मिशन की। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब अक्षय वर्मा कहता है कि ये मिशन भी हम पूरी तरह से हार गए हैं। उनके पास हमारे हर अटैक का जवाब पहले ही था, इसलिए ये मिशन हम जीत नहीं पाए। अक्षय वर्मा की ये बात सुनकर अब राजीव अपने हाथ से एक मुट्ठी को बनाता है और उसे अब जोर से अपने ही सिर पर धीरे धीरे अब टैप करते हुए कुछ सोचने लग जाता है। आज इस मिशन में इन सभी का कॉन्फिडेंस काफी ही लो हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी, क्योंकि सब अब तक कुशल मंगल थे, सब ठीक थे। और अब प्रिंसिपल सर सारे ही गेस्ट को खुशी खुशी अब रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि आज आप सभी हमारे अपार्टमेंट आप में बने हुए रॉयल फ्लोर पर स्टे कीजिए, क्योंकि वहां पे आपके रहने का पूरी तरह से ही बंदोबस्त कर दिया जाएगा। मैं रानी साहिबा से अब बात करके उन्हें भी कह देता हूँ कि जो यहाँ पर फाउंडेशन डे के ऊपर आज ये फंक्शन आज होने वाला था वो आज ना होकर अब वो कल होगा। बाय गॉड ग्रेस वी ऑल आर सेफ एंड इट्स ब्लेसिंग। और उसके बाद वो पेरिस और इंडिया दोनों के ही स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को अब उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोलकर अब वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। हालांकि उन्हें किसी के चेहरे भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस पेरिस पुलिस सभी ने ही अपने चेहरों को अलग से अच्छे से कवर किया हुआ था। और वो सभी से अब कहते हैं कि कल भी आपका परफॉर्मेंस ऐसे ही होगा जैसे कि आज है। प्रिंसिपल सर की ये बात सुनकर अब अपनी टीम की तरफ से इंस्पेक्टर अब्बास अब अपना सिर झुकाकर हाँ कह देते हैं, और अब वो अपनी टीम को वहां से चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर इन लोगों का सभी का ही काम हो गया था, क्योंकि इन्होंने आज बखूबी आज के इस डे पर कॉलेज को अच्छी तरह से बचा लिया था। अब तक पेरिस स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर विकास को भी अब तक होश आ गया था, और वो सभी अब एक एक करके वहां से बाहर आ गए थे। यहाँ अब सभी कॉलेज से जाने लगते हैं, लेकिन अनिका की नज़र बार बार न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट पर ही थी। पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो दो लोग उस डिपार्टमेंट के बेसमेंट में गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवा और स्वाति मल्होत्रा ही थे, क्योंकि वो बस उसे तभी दिखाई दिए थे जब उस बूढ़े ने वहां पर उन फाइटर्स को भेजा हुआ था, और उसके बाद उसे वो वहां पर जाते हुए दिखाई दिए थे। अब उसे पूरी तरह से संदेह की जगह भी यकीन हो जाता है कि हो ना हो वो दोनों वहीं ही थे। अब तक वो सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उनकी गाड़ी अपनी अपनी जगह के लिए निकल जाती है, क्योंकि पेरिस से स्पेशल डिपार्टमेंट और दिल्ली स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग अब तक यहाँ से निकल चुके थे। यहाँ प्रिंसिपल सर सारे ही वीवीआईपी गेस्ट को उनके रॉयल फ्लोर की तरफ ले जाकर अब उन्हें उधर ले जाने लगता है। तो वहीं मोनिशा अब कैल्विन से कहती है
यार कैल्विन, ये आर्या कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दी? आर्या कहाँ चली गई है? मैं कब से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो कहीं दिखी ही नहीं है। मोनिशा की ये बात सुनकर अब कैल्विन कहता है, मोनिशा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ये सब शुरू होने से पहले ही यहाँ से चली गई हो। कैल्विन की ये बात सुनकर तो अब मोनिशा हैरान होती है कि वो पहले कैसे जा सकती है, और अब वो कहती है, आई होप कि वो ठीक हो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया हो। रुको, मैं एक बार अपने फ़ोन से उसे कॉल करती हूँ। ये कहते हुए ही मोनिशा अब अपने फ़ोन को ढूंढने लगती है। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है तो उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता। तब उसे एकदम से ही याद आता है कि जब उन लोगों को होस्टेज बना लिया गया था तो उन लोगों ने ही उनका फ़ोन तोड़ दिया था। मोनिशा अब कैल्विन से पूछती है, क्या तुम्हारा फ़ोन सेफ है? मोनिशा के इस सवाल पर अब कैल्विन भी ना में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि मोनिशा के साथ साथ कैल्विन का फ़ोन भी वो लोग अब तक पूरी तरह से तोड़ चुके थे। ये देखकर तो अब मोनिशा कहती है कि अब हम आर्या से कैसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि अब ना तुम्हारे पास फ़ोन है और ना ही मेरे पास फ़ोन है। आई डोंट नो, उसे कुछ आइडिया होगा भी नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है और क्या नहीं। कैल्विन, मुझे अब आर्या की बड़ी ही चिंता हो रही है। वो उन लोगों से सेफ तो होगी या नहीं? आई होप कि तुम्हारे कहे अनुसार वो शायद यहाँ से पहले ही निकल गई हो तो अच्छा हो।